नमस्कार। मैं राजेंद्र त्रिवेदी आज आपसे अपने प्रोफेशनल विषय से हटकर दूसरे विषय पर बातचीत करूंगा। यह विषय इतिहास है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो बीज विशेषज्ञ के रूप में है। मैंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में पोस्ट मास्टर्स डिग्री की। उसके बाद बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आगे पढ़ाई करने के लिए मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड गया। वहाँ से लौट कर फिर मैनेजमेंट का मैं स्नातकोत्तर किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो से स्विट्ज़रलैंड से स्पेशलाइजेशन किया और एक प्रोफेशनल लाइफ अच्छी तरह से जी। मैंने भारत सरकार में कार्य किया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है वहाँ कार्य किया। उसके अलावा कंबोडिया गवर्नमेंट, नाइजीरिया गवर्नमेंट के या अन्य कई सरकारी संस्थाओं के साथ भी कार्य किया और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ जिया। अब जब मेरी दूसरी पारी शुरू हुई तो मैंने इतिहास को अपने अध्ययन का विषय बनाया। यह इसलिए कि मेरे स्कूल के समय में इतिहास और हिंदी साहित्य ये दो प्रिय विषय थे। तो उस छूटे हुए पैशन को मैं इस समय पूरा करना चाहता और इसीलिए मैं इतिहास को सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, मोहनजोदड़ो से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक सारा पढ़ना चाहता हूँ। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कई इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत ही रोचक चीज़ें भी निकल के आईं। और ये रोचक चीज़ें जो हैं मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू, जिसे कई भागों में मैं बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। यह भी एक मेरा हॉबी के रूप में ही होगा, पर यह इतिहास को जो जानना और समझना चाहते हैं ये उनके लिए भी एक रोचक और साथ ही ज्ञान का भी स्रोत रहेगा। मैं शुरुआत करता हूं ब्रिटिश काल से। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश काल का शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के लिए प्रवेश करने से। सर थॉमस रो ने 1612 में जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगी और उन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाने की आज्ञा मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने को बिजनेस के अलावा शासन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और भारत के शासन को धीरे धीरे छोटे छोटे राजाओं को लालच के द्वारा, बल के द्वारा अपना अधीन करना शुरू किया। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब प्लासी के लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराया तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पे अपना शासन शुरू कर दिया। सोचने की बात है कि आज हमारी हिंदुस्तानी कंपनियां, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, गोदरेज, ये जो आज बिजनेस कर रही है उसका हम जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये कंपनियां आज विदेशों में जाके बिजनेस कर रही हैं, वहाँ अपने व्यापार को बढ़ा रही हैं और वहाँ से धन हिंदुस्तान में भी ला रही हैं और यहीं पे लोगों को रोजगार दे रही हैं। तो खैर ये विषय को हम एक तरफ रखते हैं। मैं बात करूँगा
अंग्रेज़ों के समय की दिल्ली दरबार की। यह दिल्ली दरबार उस समय आयोजित किए गए जब ब्रिटिश शासन पूरी तरह से अपने चरम सीमा पे था, और इसकी शुरुआत ही उन्होंने 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। और यह दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी को मनाने के लिए उसके सम्मान में किया गया। और इस दिल्ली दरबार में देश के कई राजे रजवाड़े, बुद्धिजीवियों, कुलीनों, जागीरदारों को बुलाया गया और इन सबको सम्मानित किया गया। उन्हें दिखाया गया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन अपने वैभव में है। और इस दिल्ली दरबार को मनाने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में एक कैंप लगाया गया और एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और उसमें सबको अपनी अपनी वेशभूषा, अपने आभूषणों और अपने गौरवशाली चीज़ों को प्रदर्शित करने को कहा गया। और सारे राजा राजवाड़ाओं को के बीच वाइसराय उन्हें अपने आप को एक ऊंचे ओहदे पे बिठाया, एक ऊंचे आसन पे बिठाया। इसका मैं एक चित्र आपको दिखाता हूँ। यह है प्रथम दिल्ली दरबार का, जो 1877 में हुआ था। इतने बड़े आयोजन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी, बस उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। वह थी जब सबको सम्मानित किया था राजा महाराजाओं के, इसी के बीच में एक शुद्ध स्वच्छ खादीधारी युवक खड़ा हुआ और उसने अपना वक्तव्य पढ़ा। उस युवक का नाम था गणेश वासुदेव जोशी। ये पुणे का रहने वाला था और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत था। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम ब्रिटेन की महारानी से यह अनुरोध करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेटस और जो स्वतंत्रता एक आम ब्रिटिश का नागरिक एंजॉय कर रहा है, वही पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड डेमोक्रेटिक स्टेटस शुड बी गिवन टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उस समय उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इतने सारे कुलीन और राजा महाराजा और उच्च पदस्थ लोग थे, उन्होंने उस युवक पर ध्यान नहीं दिया। पर देखा जाए तो इस युवक ने आज़ादी का, स्वदेशी का पहला बीज बोया था। इस गणेश वासुदेव जोशी को पूना में सार्वजनिक काका के नाम से बुलाया जाता था, जो हमेशा हर व्यक्ति की सहायता के लिए उपलब्ध होता था। इसी ने सभी को स्वावलंबी होने की भावना से प्रेरित किया और लोगों को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वो अपने घर में ही माचिस, मोमबत्ती और छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उनका उत्पादन करें और आत्मनिर्भर बने। देखा जाए तो स्वदेशी की भावना जो महात्मा गांधी ने भारत में आज़ादी के लिए की थी, उसका सूत्र उन्होंने इसी से पकड़ा था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि गणेश वासुदेव जोशी की बेटी की शादी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और हम इस व्यक्ति को, गणेश वासुदेव जोशी को भुला चुके थे। बहुत कम लोग शायद उसका नाम भी जानते हो। इसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 में हुआ था, वह लॉर्ड कर्जन ने
दिल्ली में एक बहुत बड़े एरिया में करवाया था। उसका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को आम जनता को दिखाना। उसने सारे राजाओं को, जितने भी राजे रजवाड़े थे, सबको दिल्ली बुलाया और उन सब से कहा कि आप आइए और एक प्रोसेशन में शामिल होइए। इसके लिए उन्होंने किंग एडवर्ड सप्तम और क्वीन अलेक्जेंड्रिया को इनवाइट भी किया कि उनकी ताजपोशी करेंगे, पर किसी कारण से एडवर्ड सप्तम नहीं आए और उन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा। उसकी आगवानी कर्जन ने दिल्ली में की और सभी राजा महाराजाओं को उनके सामने परेड करवाया। कहते हैं उस समय 100 से ज़्यादा राजा शामिल हुए थे और उन सभी ने इस प्रोसेशन में शामिल होकर वाइसराय कर्जन और ड्यूक ऑफ कनाट को अभिवादन किया था। एक प्रोसेशन भी निकाला गया जो कि क्वीन रोड, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और फिर से रिज रोड होते हुए वाइसराय कैंप तक पहुंचा। उस पोजीशन में एक हाथी के ऊपर कर्जन, लॉर्ड कर्जन और साथ ही ड्यूक ऑफ कनाट और उनकी वाइफ बैठे थे, जिसका सारी जनता ने अभिवादन किया और सभी राजाओं ने उनका अभिवादन किया। इस पोजीशन के पीछे पीछे उन लोगों को, राजाओं को अपना अपना पोजीशन निकालने को कहा गया था। उसके बाद दूसरे पोजीशन का जो सबसे रोचक पहलू था वो यह था कि इसमें 14 राजाओं की रानियां या बेगम भी आई हुई थी और यह जो इसका एक अलंकरण कार्यक्रम किया गया था वो लाल किला के दरबार हाल में किया गया था। यह है पोजीशन। लॉर्ड कर्जन जो है वो हाथी की सवारी कर रहे हैं और इस सेकंड दिल्ली दरबार में रीवा के महाराजा अपने 2 हाथियों की हीरे जवाहरात से जड़ित बग्घी में आए थे। तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था वह जॉर्ज पंचम की ताजपोशी में किया गया था और इस दिल्ली दरबार में स्वयं जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी पधारे थे। उन्हें इस दिल्ली दरबार को आयोजन करने के लिए दिल्ली के बुराड़ी एरिया में कई 100 एकड़ जमीन को एक कैंप हाउस के रूप में, कैंप टाउन के रूप में बदला गया और हर राजा रजवाड़े को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने अपने रंगरक्षक और लाव लश्कर के साथ आइए और अपना अपना कैंप बनाइए। सारे राजा रजवाड़े अपने अपने कैंप में रहे और उसके बाद उन सब राजा महाराजाओं को, जॉर्ज पंचम को अभिवादन करने के लिए कहा गया। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का जो लिबास था उस परिधान को उठाने के लिए कई राजाओं के बच्चों को बुलाया गया। उन्हें वेशभूषा के साथ अलंकृत करके इस परिधान को उठाने के लिए कहा गया। ये देखिए जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। सभी राजाओं को और नवाबों को रिहर्सल करवाई गई कि आप जॉर्ज पंचम के सामने जाएंगे तो 3 बार कॉर्निस बजाएंगे, 3 बार उनका झुक के उनको प्रणाम करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और बिना पीठ दिखाए वापस आएंगे। सभी राजाओं को एक पंक्ति में बिठाया गया उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से।
उस समय जॉर्ज पंचम को 101 तोपों की सलामी दी गई, वाइसराय को 31 तोपों की सलामी दी गई और राजाओं को अब उनके पोजीशन के हिसाब से किसी को 21, किसी को 19, किसी को 17, किसी को 15 और किसी को 11 तोपों की सलामी दी गई। तो जो 21 तोपों की सलामी दी गई थी वो थी हैदराबाद के निज़ाम को, मैसूर महाराजा को और बड़ौदा के महाराजा को। वो तीसरे नंबर के ऑर्डर पे थे। इन्हें सब में बिठाया गया और सबसे कहा गया कि आप जॉर्ज पंचम के सामने जाइए और उन्हें कॉर्निश बजाइए। उनमें एकमात्र महिला जो थी वो थी भोपाल की बेगम। वह अपने बेटे के साथ आई थी। उन्होंने पूरे सोने के तार से बनी हुई वेशभूषा पहनी हुई थी। सबसे पहले निज़ाम आप हैदराबाद ने 3 बार कार्निश बजा के अभिवादन किया। ये है भोपाल की बेगम। इस पूरे में एक बहुत बड़ी घटना घटी। वो घटना थी बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़। जैसे ही उनका नंबर आया उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार के अपने बेटे को दे दिए और एक हाथ में छड़ी लेके उन्होंने जॉर्ज पंचम के सामने सिर्फ एक बार सिर झुकाया और पेट दिखाकर चले गए। सारी सभा भौचक्की रह गई। बहुत सबको बुरा सा लगा। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय इसको एक अपमान माना और बड़ौदा के महाराजा को बहिष्कृत कर दिया गया। जब तक वो जिंदा रहे उन्हें किसी ऑफिशियल फंक्शन में नहीं बुलाया गया। यह रहे बड़ौदा के सयाजी। उस समय के इतिहासकारों ने इस घटना को इतना ज़्यादा विवेचित नहीं किया। आज़ादी की लड़ाई में भी लोगों ने इसकी घटना को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर देखा जाए तो उस समय के राजा महाराजाओं के बीच में, जबकि सब लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे, एक राजा था जिसने सिंबॉलिक ही सही अपना विद्रोह, अपनी डिसेंट शो की थी और इसीलिए इतिहास में वो हमेशा जाने जाएंगे। चलिए, मैं आपसे और बातें आने वाले मेरे वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।